हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो लिखो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुनो, इसने क्या किया था? रदरफोर्ड्स ने एक गोल्ड का फॉइल लिया था। और सवाल है कि गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड का डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है उसको वायर में कन्वर्ट करना, उस मेटल को, और मेलेबिलिटी का मतलब होता है उसको पीट पीट के सीट में कन्वर्ट करना। सबसे किसका होता है? गोल्ड का। इसने गोल्ड का ही फॉइल लिया था, ये गोल्ड फॉइल। उसका थिकनेस बहुत पतला था, बहुत पतला था ये, बहुत पतला था ये। और इधर क्या किया था उसने? एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन रखा था। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अगर उसमें कोई रेडिएशन पड़ेगा तो क्या कर देगा? उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। इधर भी जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन और इधर भी क्या था? एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था। अच्छा, ये गोल्ड का फॉइल है तो गोल्ड का आइटम से मिलकर बना होगा। चारों तरफ गोल्ड का आइटम होगा। ये चारों तरफ क्या होगा? इसमें गोल्ड का आइटम होगा। इसके अंदर गोल्ड का एलिमेंट है तो गोल्ड का एटम होगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या था? इसने एक लिया था लीड बॉक्स। लीड बॉक्स में अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया जाए ना तो वो अल्फा बीटा गामा को चारों तरफ एमिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था। किसके अंदर? लीड बॉक्स के अंदर। और वहाँ से क्या किया था? यहाँ से अल्फा रेज क्या किया था? इस गोल्ड फॉइल में टकराया था। किसने? रदरफोर्ड्स ने। तो अभी हम क्या करेंगे? गोल्ड का एक एटम लेके इस एक्सपेरिमेंट को हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटाते हैं और उस गोल्ड का एक एटम लेके इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे? तुमको समझाना चाहेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं पहले। अभी अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड का एक एटम, ध्यान देना कि हमने एक गोल्ड का ही एटम रखा। गोल्ड फॉइल में बहुत सा गोल्ड का एटम है तो उसमें से हम एक एटम लिया। और यहाँ से ये तो आपका जिंक सल्फाइड का मटेरियल रहेगा ही, उसका स्क्रीन। इधर भी जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जिंक सल्फाइड क्या? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। उस पर अगर रेडिएशन पड़ेगा तुरंत क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से तरह क्या है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हो, जिससे क्या निकलेगा? अल्फा रेज। ये अल्फा रेज है। और यहाँ से अल्फा रेज का इस एटम पर पड़ा तो मैक्सिमम अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल से क्या हो गया? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गया। जब अल्फा रेज इस गोल्ड एटम पर पड़ा तो सभी रेडिएशन विदाउट डिफ्लेक्शन क्या होगा? स्ट्रेट पास हो गया। मैक्सिमम रेडिएशन क्या हो गया? पास कर गया और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन चमकने लगा। लेकिन जैसे सेंटर पर पड़ता है तो डिविएट करता है। फिर अगर मान लेते इधर पड़ा तो इधर डिफ्लेक्ट किया, फिर वो स्ट्रेट पास हो गया। पहले समझो। और लेकिन जब ये पूरी सेंटर पर पड़ता है, ठीक है, तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और इधर अल्फा रेज टकराया तो इधर क्या करने लगा? चमकने लगा। तो रदरफोर्ड्स ने कहा कि भाई ये क्या हो गया कि जब हम गोल्ड के एटम में या गोल्ड के फॉइल जब अल्फा रेज पास करते हैं तो 99.9% अल्फा रेज क्या हो गया? गोल्ड फॉइल या गोल्ड के एटम से पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और दूसरा बात भाई, अल्फा रेज क्या होता है? पॉजिटिव रेज होता है। ये अल्फा रेज जो होता है क्या है?
पॉजिटिव रेज है। और जे थॉमसन ने कहा था कि भाई गोल्ड एस्फेरिकल होता, सॉरी एटम क्या होता है, एस्फेरिकल होता है, और एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ है क्या है, फैला हुआ है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के अंदर कहीं के इलेक्ट्रॉन क्या इम्बेडेड है, घुसा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से अल्फा रेज पास करेंगे, ये भी तेरा क्या है पॉजिटिव रेज, और इसका मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी क्या होता है पॉजिटिव रेज, तुम जहाँ से पास करता तो ये पॉजिटिव और इस एटम का पॉजिटिव रिपल्सन करता, डिफ्लेक्ट करता। लेकिन यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, 99.9% अल्फा रेज गोल्ड के एटम से क्या हो गया, पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ अल्फा रेज जब सेंटर पर आता है तो क्या कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो डिफ्लेक्ट कर गया, फिर यहाँ सेंटर पर पड़ा तो डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन जब पूरी सेंटर पर पड़ता है तो जिस पास से आया था तो उस पास से रिटर्न हो गया। तब रदरफोर्ड ने सोचा और समझा कि जो जे थॉमसन कह रहे हैं कि एटम का जो प्रोटॉन है वो चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम का जो प्रोटॉन है चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो बोला नहीं, जे थॉमसन जो कह रहा है वो 100% सही नहीं। अगर वो 100% सही होता तो अल्फा रेस को हम कहीं से भी पास करते हैं एटम में क्या करता, हर जगह डिफ्लेक्ट करता, क्योंकि प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देख रहा है कि 99.9% अल्फा रेज क्या हो जा रहा है, पास कर जा रहा है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सिर्फ सेंटर पर ही क्या हो रहा है कि जब अल्फा रेज को पास कर रहे हैं तो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जब पूरी सेंटर में पड़ता है, बीचों बीच अल्फा रेज पड़ता है, तो जिस पास से आया है उसी पास से रिटर्न हो जा रहा है। इसमें तब रदरफोर्ड ने सोचा कि जे थॉमसन जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एटम जो बिल्कुल अब रदरफोर्ड ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया। जब ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि एटम में अल्फा रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चारों तरफ पास कर जा रहा है, सिर्फ सेंटर पर ही हलचल पैदा हो रहा है, मतलब सेंटर पर ही मारने से अल्फा रेज क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, और कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तब रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने बोला सही बात है, एटम गोल है, चीज को हम भी मानते हैं, एटम्स आर स्फेरिकल, चीज को हम भी मानते हैं। उसने बोला एटम गोल है, हम भी मानते हैं, लेकिन बोला नहीं, उसने बोला नहीं, प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, प्रोटॉन सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है, क्योंकि सेंटर पर ही अल्फा रेज आने से क्या कर रहा है, क्योंकि अल्फा रेज भी क्या है आपका, अल्फा रेज भी क्या है पॉजिटिव, और प्रोटॉन भी क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव अगर चारों तरफ भी पॉजिटिव फैला होता तो अल्फा रेज जहाँ से भी जाता डिफ्लेक्ट करता, सिर्फ कहाँ कर रहा है, सेंटर पर कर रहा है। तो उसने बोला नहीं, पॉजिटिव सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है, हर जगह नहीं फैला हुआ है। जे थॉमसन जो कह रहा है बिल्कुल क्या है, गलत है। मतलब इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन्स आर concentrated at the small वॉल्यूम ऑफ क्या, सेंटर, कहाँ फैला हुआ है, सेंटर पर, और उसी सेंटर को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का जो डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है किसका जाता है, रदरफोर्ड का। और बोला उसके चारों तरफ एटम क्या है, खोखलापन है, और उसी खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर रहा है, मीन्स माइग्रेट कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये उसने मॉडल दिया और बोला कि ये तरह क्या है, प्रोटॉन से, प्रोटॉन में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन में क्या है नेगेटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन, उसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या करता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब अंदर और लगने वाला फोर्स, तो ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और इस न्यूक्लियस को क्या, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसने बोला, किसने, रदरफोर्ड ने, कि जो स्टैटिक फोर्स है उस फोर्स को क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है। फिर उसने बोला कि भाई जो ये न्यूक्लियस का साइज है, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस का साइज है एटम से 1 लाख गुना छोटा है। एटम से 1 लाख गुना, न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम से, हम एटम ने देखे आज तक, तो एटम से भी न्यूक्लियस 1 लाख गुना छोटा है। किसने बोला था, रदरफोर्ड ने। ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने बोला कि भाई कि जब हम, ध्यान देना, इसने हिंट किया था, डिस्कवर नहीं किया था, उसने बोला कि जब हम, ये आपका सेंटर पर मान ले न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन है, और जब अल्फा रेज सेंटर पर आता है, बीचों बीच टकराता है, तो अल्फा रेज जिस पास से आया था उसी पास से चला जाता है और इधर क्या करता है, हीट करने से ये जिंक सल्फाइड का मटेरियल क्या कर रहा था, चमक रहा था। तो बोला ऐसा क्यों हुआ, मतलब अल्फा रेज में भी मास होता है, इसमें आपका 2 यूनिट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर 4 यूनिट क्या होता है, मास होता है। फिर भी अल्फा रेज जब सेंटर पर टकराता है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिस पास से आ रहा है उसी पास से चला जाता है। इसका मतलब इस सेंटर पर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है, इस सेंटर पर और एक तरह का पार्टिकल से जिसके कारण इसका मास अल्फा रेज से ज़्यादा है, अल्फा रेज से ज़्यादा है, जिसके कारण अल्फा रेज तो टकराता है लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, जिस पास से आया उसी पास से वापस चला जाता है। मतलब न्यूक्लियस क्या है, हैवी मास वाले है, वहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन ने और एक तरह का पार्टिकल है, वो डिस्कवर नहीं किया था, सिर्फ हिंट किया था कि सिर्फ प्रोटॉन नहीं और एक तरह का पार्टिकल है, जिसके कारण न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जा रहा है, जिसके कारण अल्फा रे जब सेंटर पर आता है तो डिफ्लेक्ट करने के बाद, डिफ्लेक्ट नहीं करता, जिस पास आया उसी पास से रिटर्न हो जाता है। मतलब ये हैवी न्यूक्लियस है, मतलब वहां पर सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स नहीं है और एक तरह का पार्टिकल है। यही था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। पूछेगा रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल क्या बोला, बोलना सर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम स्फेरिकल होता है, चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन एटम का जितने भी प्रोटॉन है वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है, सिर्फ कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर, और उसी सेंटर का नाम क्या दिया उसने, न्यूक्लियस नाम दिया। और उसने बोला कि और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स। उसने बोला कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या करता है, सेंट्रीपिटल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज बोला जो न्यूक्लियस का साइज होता है एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। अगर एटम एक मान लो ग्राउंड एक क्या है, बड़ा सा एटम से, तो उसके सेंटर पर एक हम बॉल रख देंगे तो वो बॉल तेरा क्या है, न्यूक्लियस है। मतलब एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है।
फिर बोला कि जब हम अल्फ़ा रेज को हम सेंटर पर हिट करते हैं तो अल्फ़ा रेज जिस पास से आया था उसी पास रिटर्न हो जाता है। इससे ये कंक्लूड निकलता है कि न्यूक्लियस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं और एक तरह का पार्टिकल है जिसका न्यूक्लियस को हैवी बना रहा है, जिसके कारण अल्फ़ा रेज टकराने से डिफ्लेक्ट इतना ज़्यादा कर जाता है कि जिस पास से आता है उसी पास से रिटर्न हो जाता है। वो कौन सा पार्टिकल डिस्कवर नहीं किया था। तो फिर ये पूछेगा कि बता रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो बोलना कि सर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था या गोल्ड का शीट लिया था। उसने क्या किया, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा रेज निकाला। अल्फ़ा रेज जब पास किया तो देखा कि 99.9% अल्फ़ा रेज क्या होता है, एटम से या गोल्ड फॉइल से पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अगर जे थॉम्सन के अनुसार अगर हम चलते हैं कि प्रोटॉन जो है एटम में चारों तरफ फैला हुआ है, तुम कहीं से भी अल्फ़ा रे मारते हो तो हर जगह क्या करता, डिफ्लेक्ट करता, लेकिन डिफ्लेक्ट कहीं नहीं किया। 99.9% पास हो गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन जब भी सेंटर पर हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा रेज को हिट कर रहे हैं तो आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और जब पूरी बीच पर सेंटर के बीचों बीच पड़ता है तो अल्फ़ा रे जिस पास से आया है उसी पास रिटर्न हो जाता है। तो इससे ये कंक्लूड निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम के चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है। और उस सेंटर को नाम रदरफोर्ड ने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। तब उसने एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसने कहा कि हम जानते हैं एटम स्फेरिकल चीज़ हम भी मानते हैं, लेकिन प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है। और एटम खोखलापन है और उस खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेंट्रीपिटल मतलब जब कोई चीज़ घूमता है ना, जो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल में यूज करके वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। फिर उसने एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज बता दिया कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। फिर उसने ये थोड़ा हिंट कर दिया कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नहीं और एक तरह का पार्टिकल है जिसके कारण न्यूक्लियस को हैवी बना रहा है, जिसके कारण हम जब अल्फ़ा रेज को सेंटर में से पास करते हैं तो अल्फ़ा रेज का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिस पास से आया उसी पास से रिटर्न हो गया। मतलब न्यूक्लियस हैवी है, अल्फ़ा रेज से उसका मास ज़्यादा है, जिसके कारण अल्फ़ा रेज जिस पास से गए उसी पास से रिटर्न हो गया। वो कौन सा पार्टिकल उसने डिस्कवर नहीं किया, वो डिस्कवर करने का क्रेडिट आता है जेम्स चैडविक का, जो बाद में बताएंगे। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड का कुछ ड्रॉबैक्स हो गया। अच्छा, क्या ड्रॉबैक्स हो गया उसका मॉडल में, तो समझो पहले। तो हेडिंग लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स जो लिखना है। अच्छा, ड्रॉबैक्स लिखो ना यार, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका पहला ड्रॉबैक्स हुआ, उसने बोला कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या था, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करके घूम रहा है। लेकिन उसने एक ले लिया मैक्स प्लांक्स का थ्योरी। मैक्स प्लांक्स भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसने बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज घूमता है, कोई पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता है, तो वो नेगेटिव चार्ज अपना एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, लॉस करता है। और उसी चीज़ को उसने एटम में लागू कर दिया। उसने ही बोला कि भाई न्यूक्लियस से क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से घूमता होगा
तो ये भी एनर्जी क्या करता होगा, सराउंडिंग में लॉस करता होगा। अब लॉस करते 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 न्यूक्लियस एक समय क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाई स्पीड से, एनर्जी लॉस कर रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस के सामने आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के आपस में टकरा जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। मतलब एटम स्टेबल नहीं है और रियल में ऐसा होता नहीं, एटम स्टेबल है। तो रदरफोर्ड ने आपका मैक्स प्लांक का थ्योरी को लेकर क्या कर दिया, एटम को अनस्टेबल कर दिया। उसने बोला कि भाई न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन तो क्या घूमता है, लेकिन वो अपना एनर्जी को लॉस करते जाता है। लॉस करते 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 न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। जैसे करीब आ जाएगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या कर अपनी तरफ खींच लेगा और एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसने एटम का स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। और रियल में उसने बोला एटम क्या अनस्टेबल है, लेकिन रियल में एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ एक ड्रॉबैक्स होता है कि सिर्फ क्योंकि ये चीज़ एटम में लगा दिया, जो एटम में चीज़ लागू नहीं होता है, क्योंकि मैक्स प्लांक का थ्योरी को एटम में लगा दिया आपको कौन, रदरफोर्ड ने, जिसके कारण रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। इसके अनुसार एटम क्या अनस्टेबल है, लेकिन आपका एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ ये डिफ़ॉल्ट हो गया। दूसरा डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, तो एक इसको दूसरा डिफ़ॉल्ट को थोड़ा जानने से पहले थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर देते हैं। अभी हम स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर भी स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तुम पढ़ा होगा कि भाई ये प्रिज्म है और प्रिज्म में जब वाइट लाइट को, मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, जब कोई प्रिज्म में से हम सनलाइट को अगर पास करें और प्रिज्म क्या करे, वो सभी रेडिएशन को 7 कलर में क्या कर दे, बांट दे, उसको बोलते स्पेक्ट्रम। मतलब विबग्योर जब पढ़ा होगा, विबग्योर, तो इधर आने से वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो उसका डिविएशन घटेगा, डिविएशन कम करेगा, डिविएशन घट जाएगा। और वेवलेंथ बढ़ने से उसका फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से जो होता है विबग्योर लिख लेना, या भी, और यहाँ होता है आर, मतलब आर का जो होता है वेवलेंथ ज़्यादा, इसी का उसका डिविएशन कम होता है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई भी प्रिज्म में अगर सनलाइट को पास किया जाए तो 7 कलर में क्या कर, उसको अलग कर, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में जानना कि सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, इसलिए उसका डिविएशन कम है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वी का। तो जितना कम वेवलेंथ उतना डिविएशन ज़्यादा, इसलिए वायलेट का डिविएशन सबसे ज़्यादा होता है। इसको लिख लो थोड़ा सा। अच्छा, इसमें क्या होता है पहले समझो आप, इसको क्यों बताएं कि रदरफोर्ड ने दूसरा एक ड्रॉबैक्स बताया कि मान लेते हैं हम लोग एक कंटेनर में रखा हाइड्रोजन गैस, ध्यान देना, ये मान एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका हाइड्रोजन गैस, सपोज करो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है इस कंटेनर के अंदर H2 गैस। तो ये यहाँ हाइड्रोजन का बहुत सा एटम्स होगा, बहुत सा मॉलिक्यूल्स होगा, और यहाँ रख दिया उसने प्रिज्म, ध्यान देना, और यहाँ रखा स्क्रीन। अब जब इसमें क्या करता है, सनलाइट पास होता है इस H2 गैस के अंदर, और ये पास करके ये लाइट बाहर निकलता है, और जब ये प्रिज्म पर पड़ता है और प्रिज्म से जब ये लाइट पड़ता है फिर प्रिज्म से बाहर निकलता है, तो ये 7 कलर में नहीं बढ़ता है। यहाँ पर कुछ कलर दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है। मान लेते हैं कुछ कलर की जगह ब्लैक आ जा रहा है, ब्लैक आ रहा है, कुछ कलर दिखाई दे रहा है, 7 में मान लो 4 कलर दिखाई दिया और 3 कलर दिखाई नहीं दिया, जहाँ नहीं दिखा हुआ ब्लैक दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं,
लाइन स्पेक्ट्रम, या इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये बता नहीं पाए भाई ये हुआ कैसे, कि जब हम हाइड्रोजन गैस से वाइट लाइट को पास करते हैं और वो लाइट को फिर हम स्पेक्ट्रम से पास करते हैं, तो कुछ कलर दिख रहा है, कुछ कलर नहीं दिख रहा है। तो कुछ कलर गया कहाँ? अगर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब किया, या हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या? हाइड्रोजन एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम कुछ कलर को एब्जॉर्ब किया तो क्यों किया, किस कारण से किया? कि सातों कलर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसी बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। सातों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस कुछ कलर को क्यों एब्जॉर्ब किया, किस कारण से एब्जॉर्ब किया, इसने एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। मतलब इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये कुछ कलर दिखाई दे रहा है और कुछ कलर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लिया तो क्यों किया, किस कारण से किया, तो रदरफोर्ड ने नहीं बता दिया। यही इसका ड्रॉबैक्स। एग्जाम में आएगा रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक्स है बोल देना। रदरफोर्ड के अनुसार एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। लॉस करते करते वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और एटम कोलैप्स कर जाता है, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब इसके अनुसार एटम क्या है, अनस्टेबल है। किसका थ्योरी ले लिया, तो बोला मैक्स प्लांक का थ्योरी। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ अगर नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो नेगेटिव चार्ज अपने एनर्जी को रेडिएट करता है। तो वो चीज़ को एटम में लगा दिया, जो एटम में वो चीज़ लागू नहीं होता है। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि कोई भी सनलाइट को जब हाइड्रोजन गैस के अंदर से पास किया, वहाँ से ये रेडिएशन निकला, फिर रेडिएशन को स्पेक्ट्रम से पास किया, तो वहाँ सातों कलर दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ कलर दिखाई दे रहा था और कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, इसने बता नहीं पाया। उसी सात कलर में कुछ कलर दिखाई देना और कुछ कलर दिखाई नहीं देना, उसी बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तब इस आइडिया को बताने के लिए, इस मॉडल को अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए आना पड़ा नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल को। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग पढ़ा देंगे नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी। तब तक के लिए बाय बाय।